हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 8th एंड 9th अगस्त वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिलीज्ड विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ नालसा एंड लीगल सर्विसेज ऐप। तो नालसा आप भी जानते हो, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो फ्री लीगल एड सर्विसेज अंडर डीपीएसपी प्रोवाइड करने की जो बात कही गई है, कहीं ना कहीं नालसा उसे फुलफिल करता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट नालसा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट लॉन्च करी गई है, ये विजन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी उसके विजन के बारे में बात करता है, जिसके तहत इंक्लूसिव लीगल सिस्टम को प्रमोट करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ फेयर एंड मीनिंगफुल जस्टिस प्रोवाइड करी जाए टू द मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज सेक्शन, इसकी भी बात कही गई है। एंड ये जो लीगल सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन है, ये बेसिकली कुछ सर्टेन फीचर्स अपने आप में रखता है, जैसे लीगल असिस्टेंस अगर कोई सीख करना चाह रहा है तो ये एप्लीकेशन उसको हेल्प करेगा, लीगल एडवाइस के क्षेत्र में मदद करेगी, एज वेल एज अदर ग्रीवेंसेस। नालसा की बात करें तो नालसा को कंस्टिट्यूट करा गया है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो क्या याद रखना है, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है और इसके तहत फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। किन्हें? वीकर सेक्शंस को। एंड एक और फंक्शंस इनको दिया गया है, वो है टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट। और आप देख सकते हो 1976 में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 39 ए को इंसर्ट किया था विद द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करें बाय ब्रिंगिंग सुटेबल लेजिस्लेशन या स्कीम्स, और अल्टीमेटली उसी का पालन करते हुए पार्लियामेंट ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में लेकर आई, और जो आपका फ्री लीगल सर्विसेज ऑफर करती हैं। आर्टिकल 39 याद रखना है। 42nd सीएए के तहत 4 डीपीएसपी ऐड किए गए थे, और वो कौन कौन से हैं आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में, इफ यू रिमेंबर दैट, क्योंकि पिछले साल भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं इसके बारे में। तो क्या बैरियर्स हैं इन एक्सेसिंग द लीगल सर्विसेज? तो सबसे पहली बात तो ये कि आप कोर्ट जाते हो तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी कोर्ट केसेस में अटक गया तो लेंदी एंड एक्सपेंसिव फॉर्मल जस्टिस सिस्टम होता है ना, काफी समय लग जाती है, कॉस्ट भी काफी ज्यादा लगती है। तो लेंदी एंड एक्सपेंसिव फॉर्मल जस्टिस प्रोसेस एंड डिजिटल डिवाइड एंड पुअर कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। डिजिटल डिवाइड कहने का मतलब रूरल एरियाज वर्सेस अर्बन एरियाज। तो रूरल एरियाज में जो डिजिटल सुविधाएं हैं वो काफी कम है, चाहे वो मोबाइल फोन्स की एसेसिबिलिटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। तो इनके कारण जो आपके जैसे ऐप है या फिर वर्चुअल मोड में केसेस को डील करना, वो सब कहीं ना कहीं नहीं फ्लरिश होते हुए दिखती है। लैक ऑफ इफेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन एट पुलिस स्टेशन, जिसके कारण हाई ऑर्डर कस्टोडियल टॉर्चर ये देखने को मिलती है। अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई थी, है ना, टॉर्चर से रिलेटेड, एज वेल एज पुलिस एट्रोसिटीज। पुलिस एट्रोसिटी यानी कि जानबूझकर या फिर बिना किसी इश्यूज के किसी को सजा देना या फिर उनको परेशान करना, तो ये सब होते हैं पुलिस एट्रोसिटीज, है ना, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस भी है कहीं ना कहीं अबाउट द लीगल सर्विसेज जो ऑफर करी जाती हैं स्टेट के द्वारा एमंग द पर्संस, एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ इश्यूज है, याद रख सकते हो। लेंथी एंड एक्सपेंसिव फॉर्मल जस्टिस प्रोसेस, डिजिटल डिवाइड एंड पुअर कनेक्टिविटी, लैक ऑफ इफेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन एट पुलिस स्टेशंस एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट लीगल सर्विसेज एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछले साल यूपीएससी 2020 में एलिजिबिलिटी पर ही क्वेश्चन पूछ ली गई थी। तो कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है टू गेट फ्री लीगल सर्विसेज फ्रॉम द जुडिशरी? तो देख लो, वोमेन एंड चिल्ड्रन ये हैं, मेंबर्स ऑफ एससी एसटी ये भी हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन भी इंक्लूडेड है, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगर्स, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्राउट ये सब भी शामिल है, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स ये सब भी हैं, डिजेबल्ड पर्संस, पर्संस इन कस्टडी एंड ए पर्संस इन रिसिप्ट ऑफ एनुअल इनकम, यानी कि वैसे व्यक्ति जिनका एनुअल इनकम लेस देन 5 लाख है, तो ये भी एलिजिबल है। और देख सकते हो जो सीनियर सिटीजन्स की एलिजिबिलिटी है फॉर फ्री लीगल एड, वो डिपेंड करती है ऑन द रूल्स जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी इन दिस रिगार्ड, है ना। तो ये भी आप याद रखना है क्योंकि एलिजिबिलिटी पर क्वेश्चंस आजकल ज्यादा पूछी जा रही है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक नालसा। 42nd अमेंडमेंट आप जरूर पढ़ना, है ना। 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से ही फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A एड करी गई थी, है ना। और आप हमें बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में मौजूद है। और 4 अमेंडमेंट
डीपीएसपी के लिए की गई थी और ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में, तो वो 4 अमेंडमेंट भी आप जरूर पढ़ लो, एम लक्ष्मीकांत में दी हुई है। So let's move to the next article. Union Minister for Textile calls for steps to boost Indian handloom industry. तो क्या क्या steps लेने की बात करी जा रही है to boost the Indian handloom industry, इस पर डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टेटस के बारे में भी जानना पड़ेगा, है ना, सो दैट वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम है क्या, तभी तो सोल्यूशन निकलेगा। तो ये जो अभी स्टेटमेंट दी गई है जिसमें इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री को बूस्ट करने की बात करी जा रही है, हैंडलूम मतलब समझ रहे हो ना, वैसे इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस तो कर रही है बट यूजिंग द हैंड मशीन्स यानी कि जो हैंड से ऑपरेट करते हैं इन द सेंस, है ना। तो एड्रेसिंग द 7th नेशनल हैंडलूम डे, मिनिस्टर कॉल्ड फॉर क्वाड्रपलिंग हैंडलूम एक्सपोर्ट, है ना, कि जो आपका हैंडलूम एक्सपोर्ट्स है उसको 4 टाइम्स करी जाएंगी आने वाले समय में। देख सकते हो 2500 करोड़ का भी फिलहाल एक्सपोर्ट होता है और उसको 10,000 करोड़ करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया है। साथ ही साथ प्रोडक्शन को डबल करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया है इन द नेक्स्ट 3 years, सो दैट ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर उसको प्रमोट किया जा सके। एंड व्हेन वी से नेशनल हैंडलूम डे, तो ये आपका 7 अगस्त 1905 को डिक्लेयर किया गया था और 7 अगस्त 1905 इज द डे जो स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करी गई थी टू कॉमेमोरेट द स्वदेशी मूवमेंट। सो इस डेट को लॉन्च किया गया था और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है वो 1905 से ही शुरू हुई थी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, आपको भी पता है ना। एंड ये जो मूवमेंट है इसका ऑब्जेक्टिव वही था कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है या फिर जो हैंडलूम सेक्टर है वो जो डिस्ट्रॉय करी जा रही है ब्रिटिश के द्वारा, उनके पॉलिसीज के द्वारा, उन सबको फिर से रिवाइव किया जाए, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, प्रोडक्शन प्रोसेस को रिबिल्ड किया जाए। और जब हम बात करते हैं हैंडलूम की, तो ये हैंडलूम इज नथिंग बट एनी इक्विपमेंट या डिवाइस जिसकी मदद से वीविंग करी जाती है और मैनुअल पावर यानी कि इंडिविजुअल व्यक्ति का इसमें रोल होता है रेदर मशीन्स। और आप देख सकते हो 15% ये इंडिया के टोटल क्लॉथ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है, नेक्स्ट टू द पावर लूम जो 60% कंट्रीब्यूट करती है। याद रखना है पावर लूम बेस्ड इंडस्ट्री आपका 60% कंट्रीब्यूट करती है और जो आपका हैंडलूम बेस्ड इंडस्ट्री 15% कंट्रीब्यूट करती है। पावर लूम की बात करें तो ये मैकेनाइज्ड लूम है यानी कि मशीन से ऑपरेट होती है, स्टीम्स इलेक्ट्रिसिटी इनके लिए रिक्वायर्ड होती है टू वीव द क्लॉथ और पैटर्न्स। गवर्नमेंट ने क्या क्या हाल ही में इनिशिएटिव लिए हैं टू प्रमोट द हैंडलूम सेक्टर, तो देख लो नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाई जा रही है, कम्प्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम चलाई जा रही है, यार्न सप्लाई स्कीम, हैंडलूम वेवर्स कम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम, एज वेल एज ऑन बोर्डिंग वेवर्स ऑन टू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि जो वेवर्स हैं, है ना, जो फिजिकली अपने सामान को बेचते हैं उसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर लाया जाए, सो दैट जो भी इनकी प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली डिजिटल माध्यम के थ्रू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बेची जा सके, सो दैट इनके भी लाइवलीहुड इनकम को बढ़ोतरी होगी और गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज, और जो भी प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली इन हैंडलूम फैमिलीज के पास जाएंगी। एरियाज ऑफ कंसर्न्स की बात करें तो कुछ चिंताएं भी है। अगर सबसे पहली बात करें तो कंसर्न्स को 3 भाग में बांट देते हैं, वेवर रिलेटेड कंसर्न्स है, सप्लाई चेन रिलेटेड कंसर्न्स है, एक्सटर्नल सेक्टर रिलेटेड कंसर्न्स है। वेवर रिलेटेड कंसर्न में क्या है कि भाई साहब ये जो वीविंग है काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लो इनकम प्रोवाइड होती है इससे। साथ ही साथ रीच ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है इन हैंडलूम वर्कर्स को, हैंडलूम एंटरप्रेन्योर्स को, यानी कि अगर ये क्रेडिट लेना भी चाहें, अपने बिजनेस एक्सपेंड करना भी चाहें तो अभी इजीली इनको क्रेडिट नहीं मिल पाती है। एंड न्यू इन वेवर्स कोई भी ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि ये हैंडलूम है, दैट्स वाई चैलेंज है। एंड सप्लाई चैन कंस्टेंट में क्या बात करें तो रॉ मटेरियल की सप्लाई आपूर्ति नहीं हो पाती है। मार्केटिंग में दिक्कत आती है कि जो प्रोडक्ट बन तो गए लेकिन इसको कैसे विद इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया प्रमोट किया जाए, क्योंकि प्रोडक्ट जब तक प्रमोट होगी नहीं तब तक अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट भी नहीं बिकेंगे मार्केट में, तो ये हो जाती है। तो सप्लाई चैन में आपका रॉ मटेरियल सप्लाई हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब कुछ कंस्टेंट है। एक्सटर्नल सेक्टर के चैलेंजेस की बात करें तो ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हूबहू देखते हो कितने अच्छे से करी जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसको खरीद ही लिया जाए, है ना। तो उस प्रकार की ब्रांडिंग कहीं ना कहीं इंडियन प्रोडक्ट्स में कम दिखती है, दैट्स व्हाई वो इफेक्ट करते हैं परचेजिंग पावर को। एंड परचेज बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, है ना, बहुत सारे कंज्यूमर का ये फिक्स रहता है कि नहीं मैं तो यहीं से खरीदूंगा, मैं तो दूसरे दुनिया से प्रोडक्ट खरीद ही नहीं सकता, मैं दूसरे कंपनी से प्रोडक्ट खरीद ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपका परचेज बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर वो भी इफेक्ट करता है। तो ये हमने हैंडलूम सेक्टर, हैंडलूम इंडस्ट्री की बात की और एरिया ऑफ कंसर्न्स की भी बात की। नेक्स्ट वी मूव टू द
आर्टिकल एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन दैट इज योर मोस्टली इन्होंने पब्लिश करी है। और एल्डरली काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स भी आती हैं, तो इस पर भी हमें अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो जब हम बात करते हैं एल्डरली स्टेटस की, तो ये जो आपका रिपोर्ट पब्लिश किया गया है एल्डरली इन इंडिया रिपोर्ट, इसके तहत इंसाइट्स प्रोवाइड करी जाए, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करी जाए अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड स्टेटस ऑफ एल्डरली पर्संस जो हमारे देश में मौजूद है, और इन डाटा की मदद से पॉलिसी मेकिंग फॉर द एल्डर्स वो बनाई जाए, तैयार करी जाए। क्या की फाइंडिंग्स है, तो देख सकते हो जो परसेंटेज शेयर है एल्डरली पॉपुलेशन का विद रिस्पेक्ट टू टोटल पॉपुलेशन, वो बढ़ेंगी। 2011 में 8.6% था एल्डरली पॉपुलेशन, और ये बढ़कर 2021 में 10.1% हो गई है, और 2031 आते आते ये आपका 13.1% तक पहुंच जाएंगी। तो एक अच्छा खासा शेयर एल्डरली पॉपुलेशन का आने वाले समय में होएगा। और ये नंबर क्यों राइज हो रही हैं, तो इनके अगर काउज की बात करें तो पहली बात तो फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, यानी कि बर्थ रेट डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात लॉन्गिटिविटी, लॉन्गिटिविटी यानी कि जो पर्सन्स है वो एज तो हो रहे हैं, साथ ही साथ लंबे समय तक जी रहे हैं। तो इंक्रीजिंग लॉन्गिटिविटी इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटल ड्रग्स फैसिलिटीज जो मिलती हैं, दवाई इलाज, इसके कारण लॉन्गिटिविटी बढ़ रही है। तो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी एंड इंक्रीजिंग लॉन्गिटिविटी, इसके कारण राइजिंग नंबर्स ऑफ ओल्डर पर्सन देखने को मिल रहे हैं। और केरला की बात करें तो केरला का जो शेयर है एल्डरली पॉपुलेशन का, देख सकते हो 16.5% है, और हाईएस्ट शेयर कह सकते हो एल्डरली पॉपुलेशन का केरला में ही है। और बिहार में सबसे लोवेस्ट एल्डरली पॉपुलेशन का शेयर है 7.7% ओनली। तो कहीं ना कहीं यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे राज्य कौन से राज्य में है, तो आपका बिहार में है। एंड अदर की फाइंडिंग की बात करें तो देख सकते हो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ने वाली है। ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके एल्डरली की जो जिम्मेदारी है ऑन द वर्किंग पर्सन वो बढ़ेंगी, है ना, क्योंकि एल्डरली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दैट्स वाई। एंड इससे आपका देख सकते हो स्टेटस 1961 में ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो 10.9% था, और 2011 में 14.2% हुआ, और 2021 में आपका 15.7% होगा, और 2031 में 20.1% होने वाला है। यानी कि अगर 100% जो आपके टोटल है तो उसमें से आपका 20% अप्रोक्स एल्डरली का शेयर होगा। अगर हम 2030 का एस्टिमेट्स की बात करें तो जो आपका 80% होगा वो आपका नॉन एल्डरली होगा। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो एल्डरली या एल्डरली पॉपुलेशन के शेयर है आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ जो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो है वो भी बढ़ेगा। तो देख सकते हो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो की बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन एज्ड 60 प्लस पर 100%
गया है। एंड व्हेन वी से ILP, इनर लाइन परमिट, तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कागज कह सकते हो, ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट कह सकते हो, जो स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया जाता है और इसके तहत इंडियन सिटीजन ट्रेवल कर सकती हैं टू दैट स्टेट जहां पर आपका IPL सिस्टम लागू है, लेकिन नॉट फॉर अनलिमिटेड टाइम बट फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो सिस्टम है अभी कहाँ कहाँ प्रेजेंटली स्टेटस में मौजूद है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कैसे याद रखना है, अरुणा मामी, ठीक है, अरुणा मामी इज ए रिलेशन, आप याद रख सकते हैं। अरुणा इज योर अरुणाचल प्रदेश, माँ यानी कि मणिपुर, मी यानी कि मिजोरम, तो अरुणा मामी के रूप से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो मणिपुर में भी लागू है, ये याद रखना है। और ये यूज करी जाती हैं टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस कम्युनिटीज, की अगर बाहर के कोई लोग आए तो डिस्टर्ब ना करें इन इंडिजिनियस कम्युनिटीज को इन द नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली, एंड फॉर द गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द मूवमेंट टू सर्टेन एरियाज विच लाइज नियर बाय इंटरनेशनल बॉर्डर। एंड ये जो कंसेप्ट है ये बेसिकली आपका बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 से निकल के आता है, जहां पर ब्रिटिश ने कुछ ऐसे ही रेगुलेशंस बनाए थे, रेस्ट्रिक्टिंग द एंट्री एंड रेगुलेटिंग द स्टे ऑफ आउटसाइडर्स, जो अगर इन डेजिग्नेटेड एरियाज में आते हैं तो। एंड दिस वाज टू प्रोटेक्ट द क्रॉन्स ओन कमर्शियल इंटरेस्ट, याद रखना यहाँ कोई इंडिजिनियस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं लाई गई थी, बल्कि क्रॉन के खुद के कमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लाई गई थी, बाय प्रिवेंटिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, जो इंडियंस को भी कहते थे ये, फ्रॉम ट्रेडिंग विद इन दिस रीजन, है ना। तो इसके तहत क्या होता था, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को अलाउ नहीं किया जाता था टू ट्रेड विद इन दिस रीजन्स। नेक्स्ट इज योर स्टेट स्टेप अप कैपिटल एक्सपेंडिचर एज टैक्स रेवेन्यू राइज, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ रही है धीरे धीरे। अब जब ये टैक्स रेवेन्यू बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है खर्च गवर्नमेंट जरूर करेंगी, और यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च बढ़ने की बात आ रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, खासकर अगर हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें। और इसके साथ ही साथ जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड को इन्होंने रिवर्स किया है, जो करस्पॉन्डिंग पीरियड यानी किसी पीरियड में देखने को मिल रही थी इन द प्रीवियस ईयर ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक, यानी कोविड पैंडेमिक में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो घटते हुए दिख रही थी। तो अब कहीं ना कहीं इसको रिवर्स करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला लिया है और अल्टीमेटली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है। तो अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो वैसे पैसे जो खर्च तो करी गई हैं बट एसेट को एक्वायर करने में, एसेट को खरीदने में, एसेट को खरीदने का क्या मतलब हुआ, जैसे आपने कोई मशीन खरीद ली जो कपड़े प्रोड्यूस करता है तो वो एसेट हो गया, लैंड खरीद लिया जो बाद में आपको मुनाफा देगा वो एसेट हो गया, बिल्डिंग खरीद ली बाद में आपने रेंट लगा लिया वो एसेट हो गया, है ना। तो देख सकते हो मनी स्पेंट ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट कर लो शेयर में, तो भी ये आपका एसेट ही होगा, क्योंकि इससे भी आपको बेनिफिट मिल सकती है। तो याद रखना एसेट में आपका इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, इवन बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, वो कैपिटल ही होगा। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी किया जाएगा तो मान के चलो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, स्पेशली फॉर द पुअर एंड अनस्किल्ड, और हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, और इससे फ्यूचर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इकोनॉमी की, एंड हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। और इंडिया ने लो ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट, बेसिकली इंडिया ने लो ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस किया था फॉर डिकेड्स, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो बेसिक फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन, स्कूल्स, हेल्थ, हॉस्पिटल्स, इन सब को कहीं ना कहीं डेवलप करने में भारत पीछे रह गया था। दैट्स व्हाई इंडिया एक्सपीरियंस्ड लो ग्रोथ रेट फॉर डिकेड्स, और जबकि इट इज ए की पैरामीटर टू अचीव द हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड इससे पहले यूनियन गवर्नमेंट ने स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्च किया था, और इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है किसे, स्टेट गवर्नमेंट को, इन द फॉर्म ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि 50 सालों के लिए फ्री इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा। याद रखना इंटरेस्ट फ्री लोन है, इट इज नॉट कि प्रिंसिपल फ्री लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को अंडर द स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये पैसे कहाँ खर्च किए जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और आप देख सकते हो फंड प्रोवाइडेड टू द स्टेट अंडर द स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये यूज करी जाएंगी न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए भी, साथ ही साथ ऑनगोइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए भी, सो दैट लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सके स्टेट को। लॉन्ग टर्म बेनिफिट यानी कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, है ना, लाइवलीहुड, इनकम, ये सब ग्रो हो लोगों की इस क्षेत्र में। तो कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष। तो रिसेंटली सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर इन्होंने पीएम दक्ष पोर्टल लॉन्च किया है, साथ ही साथ पीएम दक्ष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, विच हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, सो दैट स्किल डेवलपमेंट स्कीम जो भी चलाए जा रहे हैं उसे एसेसेबल बनाया जा सके टू द टारगेट ग्रुप।
तो अगर हम बात करें पीएम दक्ष, दक्ष का मतलब ही होता है स्किल प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये आपका स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चलाती है, और ये आपका 2020-21 को लॉन्च किया गया था। और एम क्या है इसका, तो फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करना 2.71 लाख पर्सन जो एससी या एससी से बिलोंग करते हैं या फिर सफाई कर्मचारी सब हैं। वाया इंटरवेंशन, कैसे इंटरवेंशन की जाएंगी, तो उनको अप स्किलिंग यानी कि जो स्किल वो ऑलरेडी एक्वायर कर रहे हैं उनको और अच्छे स्किल दिए जाएंगे, री स्किलिंग करवाई जाएंगी, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाएगा, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होगा ग्लोबल क्लास स्किल्स अटेंड करने के लिए, एज वेल एज इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलेंगी। नेक्स्ट इज योर परसिवरेंस रोवर ऑफ नासा, ये तो न्यूज में काफी ज्यादा रह रही है। तो हाल ही में नासा का जो परसिवरेंस रोवर है जो मार्स पर लैंड किया है हाल ही में, विच इज ए पार्ट ऑफ मार्स 2020 मिशन, इन्होंने फर्स्ट होल ड्रिल कर लिया है ऑन द मार्सियन सरफेस, लेकिन कहीं ना कहीं सैंपल उठाने में असमर्थ रहे। तो ये कहां पर लैंड हुआ था आपका रोवर, तो जेरेजो क्रेटर। तो क्या याद रखना है, जेरेजो क्रेटर कहां पर है, मून में, मरकरी में, तो ये आपका मार्स में है, ठीक है। एंड द रोवर इज ऑन एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन, जिसमें वो एंशिएंट लाइफ का भी पता लगाएगा कि क्या पहले मार्स पर कोई लाइफ थी या नहीं थी। साथ ही साथ सैंपल्स कनेक्ट किए जाएंगे ऑफ रॉक एज वेल एज रेगुलिथ, इट इज योर ब्रोकन रॉक एंड सॉइल, और उसको फिर वापस अर्थ पर भी लाया जा सकेगा टू एनालाइज द सैंपल। एंड इससे पहले इंजेन्युटी जो कि स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर था उसको भेजा गया था परसिवरेंस के साथ, और इन्होंने फर्स्ट पावर्ड कंट्रोल फ्लाइट भी कंप्लीट कर ली बाय एन एयरक्राफ्ट आउटसाइड अर्थ, ये भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट इज योर जयेद तलवार एक्सरसाइज। तो ये जो आपका जयेद तलवार एक्सरसाइज है, इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएई, याद रखना है, ऑफ द अबू धाबी कोस्ट to increase the bilateral military cooperation. Next is your mixing of कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। तो ये बेसिकली एक स्टडी आई है, तो ये स्टडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने करा है, और इसमें ये पता चला है कि अगर हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोजेज को मिक्स कर देते तो न सिर्फ ये सेफ होगा बल्कि ये बेटर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। और ये कहीं ना कहीं फर्स्ट साइंटिफिक एविडेंस होगा फ्रॉम इंडिया ऑन सुपीरियर इम्यूनोजेनिसिटी प्रोफाइल जो डेमोन्स्ट्रेट करी गई है मिक्स्ड वैक्सीन डोजेज। मिक्स्ड वैक्सीन डोजेज का मतलब क्या हुआ, एक तरफ हमने कोविशील्ड का डोज दे दिया, एक तरफ मैंने कोवैक्सीन का डोज दे दिया, और जब इसको एनालाइज कर रहे तो पता चला कि इंडिविजुअली वैक्सीन से ये ज्यादा ताकतवर हो गया, है ना। तो आप देख सकते हो, जबकि कोविशील्ड ये आपका वायरल वेक्टर वैक्सीन मेथोडोलॉजी से बनाया है, जिसमें वीकेंड वर्जन ऑफ एडिनोवायरस यानी कि वीकेंड वर्जन ऑफ एडिनोवायरस का इस्तेमाल किया गया है टू बिल्ड द कोविशील्ड, जबकि कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन प्लेटफॉर्म है। याद रखना है आपको प्रीलिम्स के लिए, कोविशील्ड इज बिल्ट ऑन वायरल वेक्टर वैक्सीन प्लेटफॉर्म एंड इट यूजेस वीकेंड वर्जन ऑफ एडिनोवायरस, और जो कोवैक्सीन है ये आपका इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। नेक्स्ट इज योर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। तो गवर्नमेंट बेसिकली वो मैंडेटरी ब्लड शुगर टेस्ट करवाने का प्लान कर रही है फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, इवन कि उनके पास कोई डायबिटीज से रिलेटेड सिम्टम नहीं है। तो जो डायग्नोसिस है विथ द सिंगल टेस्ट प्रोसीजर विच इज रिकमेंडेड बाय डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया एंड एंडोर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये अफोर्डेबल है, साथ ही साथ रिलेबल सॉल्यूशन होगा। जीडीएम की बात करें, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। ये एक प्रकार से क्या होती है इस स्थिति में, तो ग्लूकोज का इम्बैलेंस होता है विथ ऑनसेट या फिर फर्स्ट रिकॉग्निशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। तो ये कब देखने को मिलती है, जब आपका प्रेगनेंसी का रिकॉग्निशन किया जाता है। एंड गवर्नमेंट के पास गाइडलाइन भी है ऑन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस इन प्रेग्नेंट वुमेन एज पर द टेस्टिंग, और इसे इंक्लूड किया गया है इसेंशियल एंटीनेटल केयर पैकेज, और ये सभी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट इज योर प्लेसेस इन न्यूज, लेबनन। तो लेबनन का आप लोकेशन देखो, ये है आपका लेबनन, और लेबनन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये इजिप्ट है बेसिकली, है ना, ये पूरा इजिप्ट है, और यहाँ पे आपको इजराइल मिलेगा, और यहाँ आपको जॉर्डन मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि इजराइल का बॉर्डरिंग नेशन कौन कौन है, लेबनन भी है, सीरिया भी है, और जॉर्डन भी है, और आपका इजिप्ट भी है, ठीक है। याद रखना है, सऊदी अरबिया इजराइल को बॉर्डर नहीं करती है, पहली बात तो ये याद रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लेबनन के बारे में न्यूज क्या आया है, तो रिसेंटली इजराइल ने आर्टिलरी फायर शॉट की है इन रिटेलिएशन टू ईरानियन बैक्ड लेबनीज ग्रुप, जो आपका हिजबुल्लाह है, उन्होंने रॉकेट फायर किया था लेबनन से, ठीक है। तो उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने भी आर्टिलरी फायर की थी। तो जो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स है लेबनन में, उन्होंने कहा है कि सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस है, और सारे पार्टीज को कहा भी है कि आप सीज फायर करो,
यानी कि सब कुछ जो आपका शुरू हटाना है कर रहे हो, फायरिंग वायरिंग सब बंद करो। लेबनान की बात करें, कैपिटल बैरूत है, याद रखना आपको, माउंटेनियस नेशन है इन द लेबनान, लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ मेडिटेरेनियन सी, है ना। तो ये आप देख सकते हो ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहाँ है आपका, ये मेडिटेरेनियन सी है ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर सरला ठकुराल, और इनका पीरियड देख लो 8 अगस्त 1914 से 15 मार्च 2008, और ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन रही टू एवर फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। याद रखना आपको, इंडिया फर्स्ट वुमेन टू एवर फ्लाई एन एयरक्राफ्ट सरला ठकुराल, और गूगल के द्वारा ऑनर करा गया अभी हाल ही में ऑन हर 17th बर्थ एनिवर्सरी यूनिक डूडल के साथ, है ना। तो गूगल अपना डूडल यूनिक डे के दिन ऐड करते रहता है, जिसमें इस बार सरला ठकुराल को रिप्रेजेंट करवाया गया। याद रखना, फर्स्ट वुमेन टू एवर फ्लाई एन एयरक्राफ्ट एंड शी कंप्लीटेड 1000 आवर्स ऑफ फ्लाइट टाइम टू गेन हर a license, and another first for Indian woman, and she was also an accomplished painter and designer। तो पेंटर और डिजाइनर, मल्टी टैलेंटेड वुमेन, और कहीं ना कहीं हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, वी शुड बी मोटिवेटेड। एंड नेक्स्ट इज योर माननीय चमन लाल, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया है टू हाईलाइट द लाइफ एंड वर्क ऑफ माननीय चमन लाल, और ये सोशल वर्कर रहे हैं, संघ प्रचारक रहे हैं, और ये वर्क किए हैं फॉर फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल जो विक्टिम्स रह चुके हैं 1947 इंडिया पाकिस्तान के। एंड ही आल्सो हैड अ पैशन फॉर रिफॉरेस्टेशन एंड प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज आर्टिकल्स फ्रेंड, होप you have liked it, and if you really, then like, share, subscribe. Thank you friend, thank you very much.